लैप्रोहिस्टोस्कोपी के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने बताया है कि शादी को 2 साल हो गए, पूरा ट्रीटमेंट चालू है पर बच्चा नहीं ठहर रहा है, ऐसे केसेस में हम लैप्रोहिस्टोस्कोपी करते हैं। पर इसका एडवांटेज कौन से केसेस में है? खास करके 2 साल शादी को हो गए हैं, जिनको ओवेरियन सिस्ट है या अंडाकोश में सिस्ट बन गया है, या जिनको एंडोमेट्रियोसिस ये बीमारी है, एंडोमेट्रियोसिस यानी जो भी थैली के अंदर की परत बाहर अगर अंडाकोश पे बढ़ जाती है, उसका सिस्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियस या चॉकलेट सिस्ट। उसका ट्रीटमेंट होता है उससे ट्यूबल कैनुलेशन, यानी अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो तो एक वायर रहती है जिससे कि हम ट्यूब्स ओपन कर सकते हैं 50% केसेस में। फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, एडिशंस जब जाले पर्दे हो गए होंगे तो वो कट कर सकते हैं ट्यूब और ओवरी के पे आजू बाजू में। सेकेंड थिंग इज फ्रोजन पेल्विस, अगर थैली, अंडाकोश और नली सभी बहुत ही ज़्यादा एडहरेंट या बहुत ज़्यादा चिपक गए होंगे तो ऐसे केसेस में हम इनका ट्यूबल ओरल रिलेशनशिप नॉर्मल करके इनको अलग कर सकते हैं, ताकि आगे चल के इनके आईवीएफ या इक्सी में भी सक्सेस मिले। और इनमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी ले सकते हैं अपन हिस्टोस्कोपी करें तो। हिस्टोस्कोपी में बहुत बार एक सेप्टम रहता है यानी पर्दा या पॉलिप रहता है, वो भी निकाल सकते हैं सेम सिटिंग में। यानी एक तो निदान हो जाता है यानी डायग्नोसिस होता है और साथ में हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसमें एक ही टाका लगता है, बाजू में 2 और टाके लगते हैं। ये दूरबीन से किया जाता है, अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है और एक दिन पहले पेशेंट एडमिट हो जाता है। दूसरे दिन क्या कि अगर पेशेंट ठीक रहा तो आफ्टर 24 आवर्स अगर उसकी कंडीशन देख के उसको डिस्चार्ज किया जाता है। अगर कोई मेजर ऑपरेट रहा, जैसे लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी रहता है, जैसे कि थैली में बहुत सारी गठाने हो जाती है जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो अगर ये फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम या थैली की परत में बैठा हो तो ये निकालना जरूरी है हिस्टोस्कोपिकली। या बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है जो कि थैली के मास में हो, जिसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से लैप्रोस्कोपी से होता है। इसमें कि पेशेंट्स में अगर 4 सेंटीमीटर के ऊपर का फाइब्रॉइड होगा तो उसमें एक तो क्या थैली में जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं या दर्द होते हैं, ये दर्द तो कम ही होता है पर प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर IUI, IVF एंड इक्सी। तो ये रूटीनली हम हमारे शुश्रूष हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट टू बेबी सेंटर में कर रहे हैं, जिसमें कि पेशेंट्स ने सिर्फ मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर 5-5, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने ले रहा है पेशेंट, तो फिर सिर्फ वही ट्रीटमेंट ना लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि उसका कोई डायग्नोसिस और उसको उसमें कुछ ट्रीटमेंट मिल सके। और ये करने के बाद एक अपने को होप हो जाता है, 40 to 60% पेशेंट्स में होप होता है कि बाबा आगे चल के हम इसमें IUI कर सकते हैं या IVF कर सकते हैं, इक्सी कर सकते हैं, इसका हम डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो पेशेंट बहुत ही सिर्फ एक फॉलिकुलर स्टडी IUI करते रहता है, 6 IUI होते हैं और पेशेंट ट्राई करते रहता है। तो जनरली 3 IUI ट्राई करने चाहिए जो कि स्पेशलाइज सेंटर्स है वहाँ, जिसमें कि प्रॉपर वॉशिंग होता है और IUI होता है, क्योंकि ओवरऑल सक्सेस रेट IUI का 15 to 20% ही है। अगर 3 साइकिल में IUI में नहीं हुआ तो आगे IVF भी कर सकते हैं अगर हस्बैंड का काउंट अच्छा रहा तो, जो कि बजट में होता है। और फोर्थ बट नॉट द लीस्ट इक्सी, जिसमें कि मेल पार्टनर का अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेल इन्फर्टिलिटी 40 to 50% पेशेंट्स में अगर पॉजिटिव दिख रही है तो ऐसे पेशेंट्स में इक्सी का बहुत ही बड़ा रोल है और इक्सी से 40% प्रेगनेंसी मिल सकती है। ऑनगोइंग प्रेगनेंट डिलीवरी रेट और प्रेगनेंसी रेट इज 33%, मैक्स टू मैक्स इज 40%। तो इसके लिए पेशेंट में ये अवेयरनेस रहना चाहिए पेशेंट में कि लैप्रोहिस्टोस्कोपी तो 2 इयर्स के पास मस्ट ही है। अगर पेशेंट मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या IUI से उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही होगी तो पेशेंट ने इसका अवेयरनेस करके ये वीडियो देखना चाहिए और इसके बारे में अपनी जानकारी इसके बारे में लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।